मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह एनवायरनमेंट संबंधित टेट, सुपर टेट, अनराजकृत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जो आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है उसे कहते हैं इन टिश्यू। क्या कहते हैं? इन टिश्यू संरक्षण। इन टिश्यू और एक्स टिश्यू से प्रश्न बन सकता है। फिर देखें अगला प्रश्न। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी भी कहा जाता है। प्रकृति का आतंकवादी, ठीक है, भी क्या है? यूकेलिप्टस। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैक्टिक आवास का उदाहरण है। लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब या दलदल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से है। ठीक है, 1971 में ये हुआ था, रामसर समझौता आर्द्रभूमि से। फिर देखें आगे, बहुत अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा। टेट, सुपर टेट, अनराजकृत परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो एक दिशी होता है पहला चीज। फिर प्रश्न बन सकता है कि एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, कितने परसेंट ऊर्जा बचती है, कितने परसेंट ऊर्जा सुरक्षित रहती है? तो मित्रों 10%। 10% ऊर्जा क्या होती है? सुरक्षित रहती है। कितना हास होगा? 90%। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कितने परसेंट ऊर्जा सुरक्षित रहती है? तो 10%। फिर देखिए अगला प्रश्न। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र से में उल्टा जाता है वह है, मतलब कि किसका पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, तो मित्रों देखिए पिरामिड के लिए हम ऐसे देखते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं। ये आपका पिरामिड का चित्र मानिए, जिसमें जीव ऊपर ज़्यादा होंगे उसका पिरामिड उल्टा बनेगा। यहाँ पर जीव ज़्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ कम होंगे, नीचे कम होंगे। जब नीचे कम होंगे तो उसका पिरामिड उल्टा बनेगा। जलीय जीवों का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि जलीय जीव में सबसे ज़्यादा जीव वहाँ ऊपर रहते हैं, नीचे बहुत कम रहते हैं। नदी हुआ, तालाब हुआ, समुद्र हुआ, यहाँ का पिरामिड सदैव उल्टा बनेगा, क्योंकि इनमें जीव जो होते हैं ऊपर रहते हैं, नीचे बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका पिरामिड क्या हो गया? उल्टा। ठीक है, जलीय स्थानों का पिरामिड उल्टा। स्थली का देखिए, स्थल में देखिए क्या होता है कि स्थल में जीव नीचे ज़्यादा रहते हैं, ऊपर कम रहते हैं। तो स्थल का पिरामिड सदैव क्या बनता है? सीधा बनता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, फिर देखें, ये दे दिया जाए कि वृक्ष का पिरामिड कैसा होगा। वृक्ष का देखें, वृक्ष का पिरामिड के लिए आप चित्र बनाइए। तो ये आपका पिरामिड का चित्र हो गया। मानिए यहाँ ज़्यादा जीव, यहाँ कम जीव, नीचे कम जीव। ठीक है, अब देखिए वृक्ष पर जीव किस पे कहाँ ज़्यादा रहते हैं? ऊपर ज़्यादा रहते हैं ना, डालियों पर, ऊपर पत्तियों पर ऊपर ज़्यादा जीव रहते हैं, नीचे जीव कम रहते हैं। तो वृक्ष का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा है उल्टा? सीधा कब होगा? जहाँ चौड़ाई नीचे ज़्यादा होगी तब तो सीधा बनेगा। अगर इस फिगर की चौड़ाई ऊपर ज़्यादा होगी तो पिरामिड उल्टा बनेगा। तो वृक्ष का भी पिरामिड उल्टा बनेगा। देखें एक प्रश्न बनता है यहाँ से, वन का पिरामिड। वन का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि वन में जीव स्थल पर ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वृक्ष का पिरामिड उल्टा, वन का पिरामिड सीधा। ठीक है, घास का पिरामिड, वन मीन्स घास समझिए, उसका भी सीधा बनेगा। और जलीय स्थलों का पिरामिड
जलीय स्थानों का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। फिर आगे देखें अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रतिकायी क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखांकित निरूपण को कहते हैं जीवभार पिरामिड। कहने का मतलब ऐसा स्थानों पर जब विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ जीवभार पिरामिड कहा जाता है। विश्व में जीवभार पिरामिड कहा जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कहा जाएगा तो भारत में सबसे हॉट स्पॉट की बात आती है, जहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं उसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं। तो हॉट स्पॉट की चर्चा करें थोड़ा, चूँकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। हॉट स्पॉट देखिए भारत का आता है पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय, ये भारत की बात होती है। विश्व की बात होती है तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हॉट स्पॉट ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न। स्थलीय पायतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, हमने बताया था। स्थलीय का सीधा बनेगा, घास का सीधा किसका बनेगा, ध्यान दें, सीधा पिरामिड किसका बनेगा, यहाँ से आप समझिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थल हो गया, घास का पिरामिड भी आपका सीधा बनेगा, वन का पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है, घास का, वन का पिरामिड या स्थलों का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज़्यादा जीव रहते हैं। ठीक है, फिर वृक्ष का और जलीय स्थानों का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, ये वो लाने प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके पेपर में बहुत सहायता करेगा। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव जनित प्रदूषण को भी एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा मित्रों। ठीक है, फिर देखें भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वन का उन्मूलन माने वन का कटाव। जब वन नहीं होगा तब पर्यावरण हमारा संतुलन नहीं होगा। ठीक है, एक वन 100 पुत्र के समान है, इसलिए वृक्ष का आरोपण करना अत्यंत आवश्यक है वन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, वृक्ष काटना, यदि पेड़ काट देंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन माने पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी घटक नहीं है वायु। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविकी घटक नहीं है कौन, मानव, पशु पक्षी, वृक्ष, ये सब जैविक घटक हैं, लेकिन वायु अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी, टांसले। किसने, टांसले महोदय ने दिया था 1935 में। फिर देखें पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में अस्थायी पारतंत्र क्या है, अस्थायी पारतंत्र पूछता है। अस्थायी, यहाँ से प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है, अस्थायी पारितंत्र। तो मित्रों ध्यान दें, अस्थायी पारतंत्र आपका क्या होता है, समुद्र या महासागर। ठीक है, समुद्र या महासागर ये सबसे अस्थायी पारतंत्र हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए उपभोक्ता जो क्रम बनता है तो देखें कैसे बनेगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, फिर अब घटक होता है। तो उत्पादक क्या होता है, यहाँ उत्पादक जो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उत्पादक होता है, पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, जैसे शाकाहारी जीव जितने होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन बनाता है, जैसे जो टिड्डे को खाते हैं, मेढक। ठीक है, फिर तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत जो प्रबल मांसाहारी होते हैं, जैसे बाज।
सांप को भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः बाज और शेर प्रबल मांसाहारी होता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है। और अपघटक होता है, अपघटक क्या होता है? डिकम्पोजर। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, यहाँ प्रश्न बनता है, प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रकृति का मेहतर, प्रकृति का मेहतर, मेहतर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या कहते हैं? अपघटक, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। क्योंकि कभी कभी अपघटक नाम न देकर के डिकम्पोजर देता है। 2018 में दिया हुआ प्रश्न है, यहाँ पर अपघटक नाम नहीं दिया गया था, वहाँ पर डिकम्पोजर दिया हुआ था। तो मित्रों यहाँ पर गलती मत करिएगा, आप ऐसे शब्दों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानते रहें। जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आय मंडल से प्रश्न बनता है। सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है कि ओजोन की परत पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, वहाँ इंग्लिश में दिया हुआ था मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों से गलती हुई है। तो ऐसे शब्दों को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझते रहें थोड़ा थोड़ा। फिर देखें अगला प्रश्न, तो प्रकृति का मेहतर डिकम्पोजर अपघटक को कहते हैं। फिर देखें अपघटक में डिकम्पोजर का प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। कहने का मतलब कि अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। कौन? चींटी। चींटी जो होती है या डिकम्पोजर का भी काम करती है और प्राथमिक उपभोक्ता का भी काम करती है, ठीक है। फिर आगे चलें, सर्वप्रथम पारिस्थितिक की संकल्पना प्रस्तावित की थी, हमने बताया था, पहले बता दिया, 1935 में एजी टांसले महोदय। बहुत अच्छा प्रश्न है। और पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? केवल पारिस्थितिकी आएगा तब क्या करेंगे भाई? पारिस्थितिकी, यदि पारिस्थितिकी आएगा तो हैकल, हैकल महोदय हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तंत्र आएगा तो ट्रांसलेट करेंगे। आगे चलें, वन तालाब तक खेत का कृत्रिम पायतंत्र है। कृत्रिम और प्राकृतिक पूछता है। कृत्रिम मीन्स होता है क्या? हम जो बनाते हैं, रचना करते हैं, उसे कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक क्या होता है? जो नेचुरल होता है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है। तो वन और तालाब और खेत, हम तालाब को क्या मानते हैं? तालाब मीन्स झील, ठीक है। पुष्कर वो प्राकृतिक होता है, ये तालाब नहीं हम खुदवा रहे हैं, ऐसा तालाब को कृत्रिम में हम रखते हैं। लेकिन यहाँ तालाब मीन्स पुष्कर, झील का मतलब होता है झील, ठीक है। ये आपका प्राकृतिक होता है। खेत क्या है? हमारा बनाया हुआ है। खेत क्या है? कृत्रिम पायतंत्र। फिर आगे देखें, वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पायतंत्र है। अब देखें, कृत्रिम और पायतंत्र और प्राकृतिक। वन क्या है? प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। झील भी प्राकृतिक है। फिर देखें, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, ठीक है। धान का खेत प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है मित्रों। इसको हम लोग अपने स्वयं निर्मित करते हैं। तो कृत्रिम और प्राकृतिक पायतंत्र से प्रश्न बनता है। फिर देखें आगे, क्षेत्रफल के सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य। वन आवरण, मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल सदस्य 5 राज्य हैं में सबसे मुख्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वन आवरण मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश कहते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश से आने वाले प्रश्न, मध्य प्रदेश से संभावित आने वाले यूपी टेट या टेट में आने वाले प्रश्न, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो वन क्षेत्र, वन नीति कब बनी थी? 1952। जब वन नीति बनी थी उस समय निश्चित किया गया था कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर वन आवरण होना चाहिए, ठीक है। 1/3 भाग मीन्स 33%। कितने पर? 33% प्रथम वन नीति के अनुसार 1952 के अनुसार होनी चाहिए। वर्तमान में कितनी? 21.67%। 21.67% वर्तमान में है, ठीक है। आगे चलें, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित हुई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति
भारत की पहली राष्ट्रीय बनी 1894 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय बंदनीति। देखिए, दो बंदनीति प्रकाशित हुई हैं, स्वतंत्र भारत की और भारत की। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद। भारत की पहली राष्ट्रीय बंदनीति बनी थी 1894 में, ठीक है, 1894 में बनी थी पहली। स्वतंत्र भारत कब बनी थी? 1952 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत की है या स्वतंत्र भारत की है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अधिकतर पूछता स्वतंत्र भारत की प्रश्न में पूछता है। तो जो हमने आपको बताया था 1/3 मीन्स संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर, यह स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय बंदनीति के अनुसार है 1952 के अनुसार कि 33% पर वनावरण होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलें। जो भाई बहन हमें चैनल पर नए हो, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जितने वीडियो हम प्रोवाइड करवाएं हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर आगे चलें। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना झारखंड। अच्छा, झारखंड किससे कट के बना है कोई बताएगा? मध्य प्रदेश से झारखंड बना है। बिहार छत्तीसगढ़ आप लोग जानते होंगे। आगे चलें। राष्ट्रीय बंदनीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत का वन रखने का लक्ष्य है? हुआ है 1/3 मीन्स 33%। 1/3 मीन्स लगभग 33%, ठीक है। 33.33 होता है, लगभग 33 मानिए। आगे चलें। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुस्तक के लेखक कौन है? एडम्स, WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स। फिर आगे चलें। यहां से आपको एक नंबर मिलना चाहिए, हमें पूरा विश्वास है। इतने में से एक नंबर तो हर बार आता है, यही आ जाता है आपका। सबसे आसान प्रश्न है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ठीक है। फिर देखें, विश्व पर्यावरण दिवस 19 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या है? 2019 का थीम विश्व पर्यावरण दिवस में, इसका थीम क्या था? वायु प्रदूषण मुक्त करना, वायु प्रदूषण मुक्त, ठीक है। 2018 का थीम क्या था? ये प्रश्न आया हुआ था, सुपर टेट 2018 में आया हुआ था, ठीक है। प्लास्टिक मुक्त 18 का था। फिर आगे चलें। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। अब देखें मार्च में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 22 मार्च क्या होगा भाई? जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। विश्व जल दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। ओजोन दिवस 16 सितंबर। अब ओजोन शब्द आ गया तो ओजोन से प्रश्न तो हर बार बनता है भाई। देखें कौन कौन से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। नंबर 1, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ओजोन क्या है? पृथ्वी की सुरक्षा कवच, पृथ्वी की सुरक्षा कवच, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट को कौन अवशोषित करता है? ओजोन। कौन अवशोषित करता है? ओजोन। ओजोन का सबसे पहले छिद्र
समुद्र का पता कहाँ लगाया गया था? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर देखें और कौन सा प्रश्न बनेगा? ओजोन परत को प्रभावित करने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? यहाँ से प्रश्न आपको अगर टेट में 1 नंबर ना है तब बताइएगा भाई। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली सबसे मुख्य गैस को कौन सी है? CFC। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC निकलती किससे है? AC से। किससे? AC से। ठीक है, इतना प्रश्न आपको इतने में से 1 नंबर से 2 नंबर हर बार पूछा जाता है। ओजोन दिवस से पूछ लेता है। ठीक है, 16 सितंबर। तो हम आज यूपी टेट या अन्य राज्य टेट परीक्षाएं और सुपर टेट संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा हुई। जो भाई हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।